हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक अधिगम के बारे में और अधिगम के पठार कैसे बनते हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं और भी बहुत कुछ, जैसे कि यहाँ पर हम किस तरह से अधिगम करना है, इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अधिगम होता क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि लोग सीखने को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन रियल मायने में देखें तो ऐसा नहीं है। सीखना अधिगम नहीं है। देखिए, आप जनरल लाइफ में क्या करते हो, हमेशा हम कोई न कोई काम करते रहते हैं, लेकिन फिर उस काम का, अगर जैसे कि कोई भी परिस्थितियां आपके जीवन में आती रहती हैं, बहुत सी परिस्थितियों से हम निकल जाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का अगर हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया तो वो अधिगम है। यानी व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी है, और वो भी कैसा, स्थायी परिवर्तन। हमेशा स्थायी परिवर्तन होगा तभी वो अधिगम कहलाएगा। जैसे कि एक बच्चा है, उन्होंने क्या किया, आग में उंगली दे दी, तो फिर वो दोबारा कभी नहीं देगा। अगर वो कभी नहीं देता है ना, तो ये सोच लीजिए उसके अंदर वो स्थायी परिवर्तन आ गया, वो डरने लग गया उससे, उसे पता चल गया कि यहाँ तो वो गड़बड़ है। तो यही उसके व्यवहार में परिवर्तन आया और यही क्या कहलाया, अधिगम कहलाया। अगर वो दोबारा बाद आग में देता है तो उसको फिर भी वो क्या हुआ, अधिगम हुआ नहीं उसका तब तक। दोस्तों, इस पर कुछ परिभाषाएं भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले परिभाषा आती है एक मनोवैज्ञानिक हुए सार्टेन नामक। सार्टेन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब डेली रूटीन में हम जितने भी कार्य करते हैं, नए नए कार्य करते हैं, उन्हीं कार्यों के कारण जो भी हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। हमारे एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ को तो कौन नहीं जानता होगा जो साइकोलॉजी पढ़ता है। उन्होंने कहा था कि नवीन ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम कहलाता है। दूसरे एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है स्किनर। स्किनर का नाम आपने भली भांति सुना होगा। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर होता है दोस्तों आगे से आगे होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बहुत अच्छी बात कही थी। संगत का असर आपने सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि तेरे में तो उसकी संगति आ गई। तो ये गिलफोर्ड की बात सही बैठती। उन्होंने कहा व्यवहार से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो इसके बाद एक नाम आता है गिलफोर्ड के बाद गेट्स का, जो ये कहते हैं कि अनुभव और जो प्रशिक्षण होते हैं उनके माध्यम से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं ना, वो अधिगम होते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक, जो एक नहीं दो हैं, करो एंड करो, मिस एंड मिसिज दोनों ही, तो वो कहते हैं, करो एंड करो, वो ये कहते हैं कि नया ज्ञान, आदत और अभिवर्तियाँ का जो हम अर्जन करते हैं वो क्या हैं, अधिगम कहलाते हैं। तो देखिए, सभी परिभाषाओं को अगर आप देखोगे तो दोस्तों सब में यही आता है कि कोई भी काम करो, उसका अगर हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव यानी स्थायी परिवर्तन आता है तो ही अधिगम कहलाता है। अब बात करते हैं अधिगम है क्या, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, आप इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पढ़ के एक बात तो पता चलेगी कि अधिगम क्या है। स्थायी रूप से हम जो परिवर्तन होता है वो सीखना ही अधिगम कहलाता है। दूसरा क्या है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि आप तो किसी भी क्षेत्र में सीख सकते हो ना। दूसरा है अनधिगम भी अधिगम ही कहलाता है। तीसरा हमने क्या सीखा कि नवीन ज्ञान एवं प्रशिक्षणों का क्या है, ये परिणाम भी है। और क्या है, जो अधिगम है वो क्या है, कार्य एवं उपज भी है, क्योंकि हम इससे कुछ चीज़ें सीखते हैं और उसको अच्छी तरह से डेवलप भी करते हैं फिर। और भी अधिगम के अंदर हमने क्या पढ़ा, अनुभव की भी उपज भी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव आता है। और अधिगम एक हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया भी तो है, तो ये भी अधिगम ही है। तो अगर हम इस तरह की परिभाषाएं, इन खैर दोस्तों अगर आपको अच्छी अच्छी परिभाषाएं पता होंगी तो अधिगम भी पता होगा। अब बात करते हैं हम अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। मतलब जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। इसके प्रकार हैं दोस्तों तीन। पहला प्रकार होता है, आप किसी चीज़ को विराम और अविराम से पढ़ें। विराम और अविराम की अवस्था कैसे होगी, कोई लेसन पढ़ रहे हो और बड़ा है थोड़ा सा, तो आप क्या करोगे, बीच में रुक रुक कर पढ़ना पसंद करोगे। एम आई राइट। तो
यही क्या होता है, विराम और अविराम होता है। बीच में आप रुक गए, 15 मिनट रुक गए, 20 मिनट रुक गए, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा है पूर्ण और अंश में सीखना। ये क्या है, देखिए वही लेसन बड़ा है और आप छोटा करके सीख रहे हो, काट काट की, कि आज मुझे इतना सीखना है, कल परसों मुझे इतना सीखना है, मतलब आप टुकड़ों में बांट के उसको अगर सीख रहे हो तो वो पूर्ण और अंश माना जाता है। तीसरा आता है दोस्तों सार्थक रूप से और प्रासंगिक रूप से सीखना। सार्थक रूप से यानी मान लीजिए कोई भी चीज़ को सीख रहे हो तो उसकी विषय वस्तु का गहन अध्ययन करना, विषय वस्तु को जानते हुए पढ़ना सार्थक सीखना कहलाता है। लेकिन प्रासंगिक सीखना वो होता है दोस्तों जो कि आपको ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी ज्ञान हो गया। कई बार हो जाता है ना, चलते फिरते हमें कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी पता चल जाता है कुछ बाय चांस, तो वो प्रासंगिक सीखना होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो था पढ़ने का तरीका, लेकिन अब सीखेंगे कैसे, इसके 4 प्रकार बताए हैं सीखने की अवस्था के। किसने बताए हैं, कभी आप किसी को हम जब मोटिवेशन किसी से सुनते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें, तो देखो दुनिया के महान अमेरिकी विद्वान आसू बैल जी कहते हैं आपके पास 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन से हो सकते हैं। पहला है अभिग्रहण, यानी आपको कुछ भी दिया जाए और आप वैसा का वैसा उसको पढ़ लें, वैसा का वैसा आप रट लें। जैसा मैंने बताया, मान लीजिए अगर आप सेम ऐसा का ऐसा रट लेते हैं तो अभिग्रहण ही तो है ये। दूसरा है अन्वेषण। अन्वेषण क्या होगा, जैसे कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त किया, फिर आप 2-3 बुक्स और पढ़ोगे और फिर आप उन बुकों को आगे रख के मतलब खोजबीन करोगे, यानी आप रिसर्च करोगे उसी टॉपिक को, जैसे पीएचडी में किया जाता है सेम। ये सबसे बेस्ट विधि बताई गई है सीखने की, अन्वेषण की, खोजपूर्ण विधि जिसे हम कहते हैं। तो ये अन्वेषण विधि भी आसू बैल ने बताई थी। तीसरी है रटंत, किसको नहीं पता होगा, आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग इसी का ही तो काम करते हैं, रटने का। ये सबसे बुरी विधि है अगर हम कुछ सीखना, क्योंकि इसमें सीखा कुछ नहीं जाता, 2 घंटे बाद भूल जाओगे, तो ये रटना ही तो है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण, अरे भाई एक बार अगर पता चल गया आप तो राम ने रावण को मारा ये बात पता चल गई, तो बार बार इसको रटने की, आपने कई बार देखा होगा ना ऐसे, राम ने रावण को मारा, फिर छाती पे हाथ किताब रखे गए, राम ने रावण को मारा, राम ने, तो ये कोई तरीका नहीं होता, ये रटंत का ही एक पार्ट है दोस्तों। तीसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है जो है वो सार्थक और अवरोध रूप से सीखना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, इसमें अगर आप सीख रहे हैं, सीख तो लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन में भी इम्प्लीमेंट करते हो, यानी आप उसको व्यवहार में लाते हो, तो वो कहलाता है सार्थक या अवरोध रूप से सीखना। तो ये सीखने के प्रकार थे दोस्तों। अब आती हैं कि हम सीखते कैसे हैं, यानी इनकी अवस्थाएं किस तरह की हैं सीखने की। तो दोस्तों शुरुआत में हम 3 तरीके से, जैसे हम बात करेंगे जॉन डीवी का, जैसे थॉर्नडाइक हो गए, जॉन डीवी हो गए, इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि शुरुआत में प्रथम इसमें 3 लेवल बताए, मध्य और जो हमारा तृतीय लेवल है वो, यानी अंतिम लेवल। प्रथम लेवल में क्या होता है, आपके अंदर ज्वार पैदा होता है सीखने का। कई बार क्या होता है, मैं आज ही कर दूंगा सब कुछ, ये वो जैसे भी हो, तो ये ज्वार उत्पन्न होता है बच्चों में और पूरी स्टडी करते हैं महीने जी लगाकर। तो ये प्रथम लेवल उन्होंने बताया। दूसरा बताया कि जब दूसरे लेवल में आते हैं, यानी 5-6 महीने पढ़े, बाद में उनमें आलस पैदा होने लग जाता है और वो थोड़े धीमे हो जाते हैं पढ़ाई करने में। और तीसरे में तो वो क्या है, पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। ऐसा भी होता है बहुत से बच्चों में। तो ये जॉन डीवी, थॉर्नडाइक जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बताए, इन्हें बोलते हैं दोस्तों हम पठार। ये पठार बनने के कारण भी बताऊंगा और पठार होते क्या हैं ये भी बताऊंगा। आपको वीडियो में पिक्चर शो हो जाएगी कि पठार क्या होते हैं। जिस तरह से आप पठार अगर मैं बताऊं दोस्तों, देखिए हम अगर 2 रेखाएं खींचेंगे 90 डिग्री के कोण पर, एक आप 90 डिग्री का अगर कोण बनाएं तो सेम वैसे ही रूप में। अब इसमें से एक सीधी लाइन जाती है, आप देख सकते हैं शुरुआत में, वरना आप किताब में भी पढ़ सकते हैं इसको। सीधी लाइन जाती है, इसका मतलब वो लगातार सीख रहा है, लेकिन फिर वो सीधी लाइन रुक जाती है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। सीधी मतलब कोण के, जैसे 60 डिग्री का कोण 90 के बीच में 45 डिग्री का कोण होता है ना, सेम उसी वे में, और फिर वो रुक जाती है, ठीक है, 180 डिग्री के कोण पर सीधी चलती है फिर। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों तो फिर क्या होगा कि 360 डिग्री भी मान सकते हो।
तो ये क्या होगा फिर इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर उसकी जो पढ़ाई है वो रुक गई, मतलब वो कुछ नहीं सीख रहा और फिर एकदम से सीखना शुरू कर देता है। इसी को ही हम पठार कहते हैं। यानी बच्चा एक बार पढ़ना शुरू करता है, फिर बीच में वो पढ़ता नहीं है, रुक जाता है। जैसे कि कोरोना काल में बहुत से लोग हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, यानी ये क्या है, पठारी तो है, रुक गए। ये भी आज एक कारण बन गया इसका पठार बनने का। पहले तो अलग थे, हम बात भी करेंगे, और फिर शुरू कर देता है तो ये पठार कहलाते हैं दोस्तों। ये भी हम बात करेंगे, 4 तरह से बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पठार बनने के कारण क्या है। देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो कोरोना काल ही हो गया। आजकल पढ़ाई का पठार तो ऑटोमेटिक काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ऐसे इससे अलग भी कारण हो सकता है। टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं हो सकता है जो आप पढ़ रहे हो वो विषय कठिन हो, आपकी उस विषय में रुचि नहीं हो सकता है बच्चा आलसी हो सकता है क्लास का माहौल अच्छा न हो सकता है कि खुद जो टीचर है उसके पीछे जो सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। यानी शिक्षण विधियां भी कारण बन सकती हैं, शिक्षण ग्रहण तरीके जो ग्रहण हम करते हैं वो भी कारण बन सकता है। पढ़ाई अगर आपकी रुकती है तो दोस्तों आप भी समझदार हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो हमारे वक्र बनते हैं, अब हम वक्र बात करेंगे, यानी सीखने के वक्र जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके बनने के कारण क्या है। देखिए जीवन में हर कोई पढ़ाई करता है, लेकिन क्या एक समान रूप से करता है? नहीं। किसी का ग्राफ कम होता है तो कभी किसी का ग्राफ ऊंचा होता है। इन्हीं को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला चित्र आप देख रहे होंगे, उसमें क्या होता है, पहला कहलाता है इसका एक जो वक्र होता है वो है सार्थक, और जिसे हम कह सकते हैं धनात्मक भी कह सकते हैं और सकारात्मक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको क्या मिलेगा, पहले जो बच्चा होता है वो धीमा पढ़ना शुरू करता है और फिर थोड़ी सी गति तेज कर लेता है। यानी पहले धीमा पढ़ना शुरू कर गया और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं धनात्मक, और इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी नकारात्मक, यानी पहले बच्चा तेज पढ़ेगा, पहले होशियार होगा पढ़ाई में, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, जैसा कि आप चित्र नंबर 2 में देख ही रहे होंगे। तीसरा आता है दोस्तों ऋजु कोणीय, यानी जिसे हम कहते हैं सामान्य। सामान्य मतलब वो धीरे धीरे सीधी लाइन आपको दिख रही होगी हमारे इस कोण के अंदर, तो वो जो कोण है वो सकारात्मक यानी सामान्य रूप से चलता रहता है। धीरे धीरे वो सीखता है, ना तो ज़्यादा ना कम, बराबर लाइन चलती रहती है इसमें। और लास्ट आता है एस और यू का, जिसे हम इसको कहते हैं एस और यू के आकार का भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कभी ज़्यादा सीखेगा, कभी कम सीखेगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, मतलब एस और यू आकार बोलते हैं इसको। ये बनता जाता है, यू सा ही बन जाता है बार 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 बार, कभी ऊपर ग्राफ कभी नीचे। तो दोस्तों इस तरह से क्या है स्टूडेंट सीखते हैं, और यही ज़्यादातर मिलते हैं। कभी पेपर में आए तो इन चित्रों को ध्यान रख लेना, और चित्र देख के ही आप पता लगा सकते हो कि सीखने की क्या अवस्थाएं हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अधिगम का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें आप अपने दोस्तों से, ताकि आप सुन सकें इस वीडियो को। इसी वे में इसीलिए मैंने इसको तैयार किया था आपके लिए। और फिर हम नेक्स्ट हमारी जो इनके जो अधिगम के अंतरण आते हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।